नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी दिल्ली में आयोजित पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 51वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में अमित शाह ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को सम्मानित किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने पुलिस सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को भी पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि पूरे सरकारी तंत्र में सबसे कठिन कार्य पुलिस का है। पुलिस ने कोरोना काल में भी सराहनीय कार्य किया है। सबसे कठिन काम पूरे सरकारी अमले में अगर किसी सरकारी कर्मचारी का है तो पुलिस के मित्रों का है। कोरोना कालखंड में देश भर में कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से लेकर असम तक कई सारे पुलिस के लोगों ने, हमारे अलग अलग स्तर के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने बहुत अच्छा काम किया। इसका अच्छा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री भी बननी चाहिए और ये अच्छा काम क्षणजीवी नहीं होना चाहिए। ये अच्छा काम लिंगरिंग टेस्ट में कई सालों तक समाज और देश याद रखे, इस प्रकार की व्यवस्था बीपीआरएनडी ने सब राज्यों के पुलिस बल को साथ में रखकर, सब सीएपीएफ को साथ में रखकर करनी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में सराहनीय कार्य किया है। जो चुनौतियां होती हैं वो देश के परिप्रेक्ष्य में आती है। सरकारें होती हैं अलग अलग पार्टी की, अलग अलग विचारधारा की, अलग अलग सोच की होती है, कई बार क्षेत्रीय दलों की भी होती है। केंद्र में सरकारें कई बार मिली जुली आती है, कई बार एक दल की आती है। इस सब के हटकर अगर लॉ एंड ऑर्डर को अपनी चुनौतियों के लिए सुसज्ज बनाना है तो उसके लिए उसको जोड़ने वाली एक कड़ी चाहिए। अदरवाइज ये कड़ी की उपलब्धता नहीं है तो देश का लॉ एंड ऑर्डर बिखर जाएगा। और मैं मानता हूं कि 51 साल में बीपीआरएनडी ने देश में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से सभी राज्यों को जोड़ने वाली कड़ी का काम बहुत बखूबी किया है और अच्छे तरीके से। इस मौके पर केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि पुलिसकर्मियों को कई सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती है। हमारे देश में पुलिसकर्मियों को भी बहुत सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। कहीं अभिभावक बनना पड़ता है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर देखना पड़ता है और कहीं क्राइम की रोकथाम करनी पड़ती है। पब्लिक की हमारी पुलिस फोर्स से बहुत वो अपेक्षाएं हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। हमें उसको फुलफिल करने के लिए बहुत कुछ सीखना है। रोज के नए चैलेंज आते हैं। कोविड महामारी के दौरान पुलिस ने इस भूमिका को कितना अच्छा बनाया है, इसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। उस समय में मीडिया में हमारा परसेप्शन कितना अच्छा हो गया था, इस चीज़ से हमें भूलना नहीं चाहिए। आज भी एनडीआरएफ जब कहीं पहुंचती है तो उसका इतना वेलकम किया जाता है। एक वो एंगल है जो कि पुलिस फोर्स का हमें पब्लिक में बनाए रखना है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का सुनहरा सफर जारी है। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक की निशानेबाजी प्रतियोगिता में जहां स्वर्ण और रजत पदक पर निशाना साधा, वहीं बैडमिंटन में 2 भारतीय खिलाड़ियों ने फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए 2 और पदक पक्के कर दिए हैं। भारत ने आज निशानेबाजी की P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 कैटेगरी में स्वर्ण और रजत पदक दोनों जीते। पैराशूटर मनीष नरवाल ने 218.2 अंकों के साथ नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। वहीं इस प्रतियोगिता में सिंहराज अधाना ने रजत पदक जीता। सिंहराज अधाना ने 216.7 अंकों के साथ रजत पदक हासिल किया। सिंहराज अधाना का टोक्यो पैरालंपिक में दूसरा पदक है। इससे पहले सिंहराज अधाना ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। इस तरह सिंहराज अधाना इसी टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा के बाद 2 पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में आज 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने के साथ अब तक कुल 3 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ कुल 15 पदक जीत लिए हैं। भारत अभी 15 पदकों के साथ पदक तालिका में 34वें स्थान पर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनीष नरवाल और सिंगराज अधाना से बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने निशानेबाजी में स्वर्ण और रजत पदक जीतने पर बधाई दी। पैरा एथलीटों को प्रोत्साहित करने के लिए दोनों एथलीटों ने प्रधानमंत्री की सराहना की। साथ ही दोनों खिलाड़ियों ने पीएम मोदी के समर्थन के लिए आभार जताया। टोक्यो पैरालंपिक की निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण और रजत पदक हासिल करने से पहले आज बैडमिंटन खिलाड़ियों ने बैडमिंटन प्रतियोगिता के 3 वर्गों के फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए 3 और पदक पक्के कर दिए हैं। पैरा बैडमिंटन में पुरुष एकल SL4 में सुहास यतिराज ने फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए एक और पदक पक्का किया। सुहास यतिराज ने सेमीफाइनल में इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावान को 21-9, 21-15 से हराया। सुहास ने इस मुकाबले को जीतने में सिर्फ 31 मिनट का समय लिया। सुहास यतिराज स्वर्ण पदक मुकाबले के लिए फ्रांस के लुकास मजूर से कल फाइनल में भिड़ेंगे। इसी प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल में भारत के तरुण ढिल्लन फ्रांस के लुकास मजूर से 16-21, 21-16, 18-21 से हार गए। तरुण ढिल्लन अब कांस्य पदक के लिए इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावान से कल भिड़ेंगे। वहीं टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन के एक अन्य वर्ग में प्रमोद भगत ने फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए एक और पदक पक्का किया। प्रमोद भगत का फाइनल मुकाबला आज ही खेला जाना है। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने पुरुष एकल वर्ग के SL3 कैटेगरी के सेमीफाइनल में जापान के दाइसुके फुजिहारा को हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रमोद ने फुजिहारा के खिलाफ पहले गेम को महज 15 मिनट के अंदर 21-11 से अपने नाम किया। वहीं दूसरे गेम को उन्होंने केवल 21 मिनट के अंदर 21-16 से जीत लिया। प्रमोद भगत स्वर्ण पदक मुकाबले के लिए आज शाम 3 बजे ही अपनी चुनौती पेश करेंगे। फाइनल में प्रमोद भगत का मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथेल से होगा। वहीं इस प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल में मनोज सरकार को ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथेल के हाथों आज 21-10, 21 से हार का सामना करना पड़ा। मनोज सरकार अब कांस्य पदक के लिए जापान के दाइसुके फुजिहारा से मुकाबला करेंगे। और भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने ग्रेट ब्रिटेन के क्रिस्टन कुम्बस को 21-10, 21-11 से सीधे गेम में शिकस्त देकर खुद को एकल मुकाबले के SH6 कैटेगरी के फाइनल में पहुंचाया। इस जीत के साथ ही नागर ने एक पदक और पक्का कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 67 करोड़ 72 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में टीकों की 58,85,000 से अधिक खुराकें दी गईं। और देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 42,618 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 36,385 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.43% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,05,681 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज से 7 सितंबर तक इटली की यात्रा पर रहेंगे। मनसुख मांडविया G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में कोविड-19 के मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने IIM रोहतक में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के तीसरे बैच के छात्रों के लिए इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम को संबोधित किया। वर्चुअल माध्यम से अपने संबोधन में अनुराग ठाकुर ने कड़ी मेहनत और अनुशासन के महत्व को रेखांकित किया। My words will help you retain your zeal and creativity in your path for the next 5 beautiful years. I must congratulate all of you for making it here. IIM Rohtak is one of the top management schools in India, and the process to get enrolled in this integrated program is not easy. If I am right, then maybe out of 10,000 aspirants, 183 are selected. केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों द्वारा निकाली गई भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मंत्रिमंडल के सदस्यों को जनता का अपार समर्थन मिला। भाजपा
अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों को आशीर्वाद देने के लिए भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से देश की जनता का आभार जताया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल सभी नए 39 मंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में स्वतंत्रता दिवस से लेकर 28 अगस्त तक 14 दिनों के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी। सभी 39 मंत्रियों ने मिलकर 24,000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान 212 लोकसभा क्षेत्रों और 265 जिलों को कवर किया था। मंत्रियों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचने से पहले अपने गृह राज्य के 3 लोकसभा और 4 जिलों की यात्रा की थी। यात्रा के दौरान 5,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें धार्मिक महत्व के स्थानों का दौरा, जनता को संबोधित करना, केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों और टीकाकरण केंद्रों के कार्यान्वयन की निगरानी करना शामिल था। इस यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्रियों को अपार जन समर्थन मिला। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। डीडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि वाराणसी में बहुत विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज हम देख रहे हैं कि काशी में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, चाहे वो सड़क का हो, आप देखिए मंदिर में भी एक बहुत बड़ा काम चल रहा है, बाईपास के काम में, एयरपोर्ट तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे किस तरह की। वैसे बहुत सारे परिवर्तन आए हैं और बहुत सारे परिवर्तन भविष्य में आएंगे। काशी को जो स्थान मिलना चाहिए, काशी दुनिया का हेरिटेज सिटी माना जाता है, बहुत प्राचीन शहर है, तो उसके अनुसार उसका सम्मान ऐसी व्यवस्थाएं हो, उसकी भी सरकार करेगी। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में आज भाजपा के लीगल विंग की राज्य कार्यकारी बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने वकीलों के लिए एक मुफ्त ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के साथ इस मौके पर पार्टी के लीगल विंग के लोगों का भी अनावरण किया। बाद में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वकील समाज की सेवा में अहम भूमिका निभाते हैं और देश में शासन चलाने में सहायता करते हैं। ई-लाइब्रेरी के शुभारंभ की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे वकीलों को बिना किसी लागत के अपना ज्ञान बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्ञान साझा करना विधि पेशा का एक अहम हिस्सा होता है और ये लाइब्रेरी उस प्रक्रिया में मदद करेगी। इससे पहले सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई के निकट मधुरावोयली में एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड टीकाकरण शिविर का दौरा किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि राज्य की जरूरत के अनुसार टीकों की आपूर्ति की जाएगी और इस संबंध में किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। बाढ़ के कारण प्रभावित लोगों की संख्या कम हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 22 जिलों में 2,71,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। गोलपाड़ा जिले में एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का स्तर ज्यादातर जिलों में घट रहा है, लेकिन जोरहाट, डिब्रूगढ़, सोनितपुर और धुबरी में वे खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य में 31,907 हेक्टेयर भूमि पर फसल नष्ट हो गई है। बाढ़ से प्रभावित 3,449 लोगों ने 54 राहत शिविरों में आश्रय लिया है। बिहार के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। बाढ़ के कारण 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, पटना, वैशाली, भागलपुर, सारण, कटिहार, मुंगेर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, पूर्व और पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और मधेपुरा समेत 83 प्रखंड अभी भी बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हैं। बाढ़ के कारण राज्य के कई हिस्सों में सड़क यातायात बाधित है। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। पटना में गंगा नदी अभी भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है, जबकि राज्य के अन्य जिलों में गंडक, बूढ़ी गंडक, कमलाबालन, बागमती, कोसी और अधवारा नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बिहार में सभी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। राज्य सरकार का कहना है कि बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे किया जा रहा है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ के कारण किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। वहीं खगड़िया में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने राहत कार्यों की समीक्षा की।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जे की तकरीबन 20 दिनों के बाद और सरकार के गठन से कुछ समय पहले तालिबान ने पंजशीर घाटी पर भी कब्जा करने का दावा किया है। तालिबान के 3 सूत्रों ने दावा किया है कि इस्लामिक मिलिशिया ने कल काबुल के उत्तर में स्थित पंजशीर पर कब्जा किया है। पंजशीर पर कब्जे के बाद तालिबानी लड़ाकों ने राजधानी काबुल में खुशी जताते हुए आसमान में फायरिंग भी की। हालांकि तालिबान के दावे की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन राष्ट्रीय प्रतिरोध बल के नेताओं ने तालिबान के दावे को खारिज किया है। प्रतिरोध बल के एक सदस्य पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि लड़ाई अभी भी जारी है। पिछले कई दिनों से पंजशीर प्रांत में अहमद मसूद और अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। शुरुआती कुछ दिनों तक तालिबान और मसूद के बीच बातचीत का दौर चला, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल सका। इसके बाद तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा करने के लिए अपने लड़ाकों को भेज दिया था। अमेरिका के विदेश मंत्री 5 सितंबर को कतर की यात्रा पर जाएंगे। एंटनी ब्लिंकन ने अपनी यात्रा से पहले प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अफगानिस्तान से नागरिकों को निकालने और सहयोग करने के लिए कतर के नेताओं का आभार व्यक्त करने के लिए कतर की यात्रा करूंगा। हम अफगानिस्तान में रहने वाले अमेरिकियों के साथ लगातार संपर्क में हैं जो अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहता है। उनके लिए विशेष तौर पर प्रबंधन टीम का गठन किया गया है। ब्लिंकन ने कहा कि हम कतर और तुर्की में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि काबुल एयरपोर्ट को जल्दी से जल्दी दोबारा शुरू किया जा सके। साथ ही ब्लिंकन ने कहा कि तालिबान ने इस बात पर प्रतिबद्धता जताई है कि जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं वो जा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार सभी लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराने की मुहिम चला रही है। ये योजना लाखों गरीब परिवारों के जीवन में खुशियों की चाबी लेकर आई है जो अब तक कच्चे मकान में रहने को मजबूर थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए अब यूपी में सुल्तानपुर के छोटे लाल, मीना देवी और सुशीला देवी को अपने पक्के घर की चाबी मिली तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। देखिए यूपी के सुल्तानपुर से ये ग्राउंड रिपोर्ट। यूपी में सुल्तानपुर के रहने वाले छोटे लाल समाज के बेहद कमजोर तबके से आते हैं। मेहनत मजदूरी कर अपना गुजर बसर करते हैं। छोटे लाल के पक्के घर का काम जब शुरू करवाया गया तो उनकी आंखें छलक आईं। छोटे लाल ने मिट्टी और छप्पर से बने मकान में अपनी जिंदगी के 52 साल गुजार दिए थे, इस आस में कि कभी उनका अपना भी पक्का मकान होगा। पक्का मकान न होने के कारण छोटे लाल गर्मी और सर्दी में तो जैसे तैसे गुजर बसर कर लेते थे, लेकिन उन्हें बारिश के मौसम में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जैसे बंदर एक पेड़ के ऊपर रहता है, बरसने लगे तो मुंह छुपाए घूमता है, उसी तरीके से हम लोग पहले थे। जब बरसने लगता है तो हम लोग भीजते थे, तो चारपाई इधर खींचें उधर खींचें, किस तरफ खींचें वैसे टपकता रहता था। जब से ये कॉलोनी मिल गई हमें मोदी जी ने और योगी जी ने दे दिया, तब से हम बहुत खुश हैं। सुल्तानपुर की मीना देवी का परिवार भी अपना पक्का घर न होने से खासी परेशान। और अब सीधे आपको ले चलते हैं भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय, जहां इस समय पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। नड्डा जी ने प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नवनियुक्त मंत्रियों के द्वारा स्वतंत्रता की 75वें वर्ष में यानी अमृत महोत्सव के प्रारंभ से जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी, उसके अपेक्षा से कहीं अधिक सफलतापूर्वक संपन्न होने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं, इस यात्रा के संयोजकों और सभी मंत्रियों को बधाई दी है। आप सभी को ज्ञात होगा कि 15 अगस्त से नवनियुक्त मंत्रियों का अपने अपने क्षेत्र तक जाने का एक विस्तारित कार्यक्रम पार्टी के द्वारा निर्धारित किया गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो निर्धारित कार्यक्रम था, पहले उसके अनुसार हम लोगों का लक्ष्य था कि लगभग 2000 कार्यक्रम होंगे और 18,000 किलोमीटर की यात्रा होगी। परंतु हमने जो आपसे कहा कि अपेक्षा से कहीं अधिक अभूतपूर्व सफलता रही। 24,000 किलोमीटर की यात्रा हुई और 5,000 से अधिक कार्यक्रम
इस जन आशीर्वाद यात्रा में हुए, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता के मन के विश्वास और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की कर्मठता का एक जीवंत प्रमाण है। कभी आपके मन में यह विचार आ सकता है कि तो एक सामान्य कार्यक्रम है, इसका महत्व क्या है? महत्व यह है कि पहली बार ऐसा है कि जनता से सीधा संवाद करने के लिए नवनियुक्त मंत्री जा रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो संविधान ने आपको दायित्व दिया है जन जन के साथ समन्वय के, उस दायित्व बोध को आप धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। दिस शोज यू द exemplary sense of responsibility which has been entrusted by the Constitution in you. So this is a very unique example in the entire political history of India, and it has been taken in the 75th year of the independence. अर्थात यदि हम 75वें वर्ष में आए हैं तो हम कहां तक पहुंचे हैं उसका कहीं ना कहीं यह संकेत यह यात्रा देती है। इस यात्रा में अनेक स्थानों पर जो कार्यक्रम हुए, हम लोगों ने 265 जिलों को 19 प्रदेशों में कवर किया है। 24,173 किलोमीटर की कुल यात्रा संपन्न हुई है। इसके अतिरिक्त आप सभी लोग इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं कि जब मंत्रिमंडल का वर्तमान विस्तार हुआ तो ये समाज के सभी वर्गों के लिए सर्वस्पर्शी और सभी क्षेत्रों के लिए सर्वव्यापक था। इट वॉज एक्सटेंसिव एंड इंक्लूसिव। और आपने यह भी देखा कि चाहे समाज का अनुसूचित जनजाति यानी ट्राइबल वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस, महिलाएं हो, उनको सर्वाधिक प्रतिनिधित्व भारत सरकार में मिला है। तो यह भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को परिलक्षित करता है कि जिसे हम एक पंक्ति में कभी कहा करते थे ना, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। तो जब तक मुक्ति के वो सूर्य की किरण समाज के सभी वर्गों तक न पहुंचे तब तक आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता की सार्थकता सिद्ध नहीं होती। इसलिए स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में ये एक अत्यंत श्रेष्ठ और सार्थक प्रयास था। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने एक टीम का गठन किया था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एम चुबा आओ जी, अरविंद मेनन जी, सुनील देवधर जी, सत्या जी, पंकजा मुंडे जी, विनोद सोनकर जी आदि शामिल थे। तो ये सब भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने अथक प्रयत्न के द्वारा प्रधानमंत्री जी के संकल्प और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस नेतृत्व को धरातल पर यथार्थ रूप देने में सफलता हासिल की है। इसके साथ साथ इसमें शहीदों से जुड़े हुए स्थल, उनसे जुड़े हुए परिवार के लोगों के साथ मिलना, अन्य भी ऐसे महत्वपूर्ण स्थल जो कि स्वतंत्रता संग्राम में भी एक अभूतपूर्व स्थान रखते हैं, उन सारे जगहों को भी इस यात्रा के द्वारा स्पर्श करने का प्रयास किया गया है। अतः मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था, उसका श्री गणेश इस यात्रा के द्वारा, जन आशीर्वाद यात्रा के द्वारा एक उत्कृष्ट और आशा से अधिक प्रभावी स्थिति से हुआ है। धन्यवाद। आपकी इससे संदर्भित कोई प्रश्न हो तो आप देवेंद्र जी, इंडिया टीवी। सर, इस जन आशीर्वाद यात्रा में एक चीज देखी कि कास्ट का बहुत ज्यादा आप लोगों ने उपयोग किया। ऐसा लगा कि मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है कि सर से पिछले वर्षों में हमने ज्यादा से ज्यादा मंत्रिमंडल में शामिल किया। तो जो काम सपा करते हैं दूसरे दल ऐसे करते हैं, वही काम आप लोग भी करते थे इस यात्रा में? बड़ा उपयुक्त प्रश्न आपने किया है। जो अन्य दल करते हैं और जो हम करते हैं, दोनों में अंतर क्या है? हमारा लक्ष्य है समाज के सभी वर्गों को समुचित स्थान और यथोचित सम्मान। और उनका लक्ष्य क्या है? समाज के वर्गों में कुछ वर्ग को पकड़कर दूसरों के प्रति वैमनस्य पैदा करके फिर
एक दूसरे में मचाओ घमासान। यह मैं किस आधार पर कह रहा हूं? जो आपने नाम लिया सपा बसपा जैसी पार्टियां, किसी जमाने में यदि कोई पार्टी ये कहती है कि 4 वर्गों का नाम लेके कहती है इनको जूते मारो, यह है जातिवाद। यदि कोई 4 जातियों का नाम लेके कहता है गुजरात में KHAM खाम, यह है वर्ग भेद और वर्ग वैमनस्य। कोई ये कहता था किसी जमाने में अजगर, ये खा जाएगा सबको, ये होता है वर्ग वैमनस्य। एक कभी बिहार में कहा जाता था भूरा बाल निकाल रहा हूं, 4 जातियों का प्रतीक, यह है वैमनस्य। और हकीकत यह है कि ये जितने भी स्वघोषित वंचित और शोषितों के नेता हैं, ये सबसे बड़े संचित धन के स्वयंभू सरमाएदार बन गए। इन्होंने वास्तविकता में अपना वर्ग तो छोड़िए, अपनी जाति को भी कभी वास्तविक सत्ता नहीं दी। मुलायम सिंह जी, श्री मुलायम सिंह यादव, हम लोग बचपन में सुनते थे धरती पुत्र मुलायम सिंह, आखिर में केवल अपने पिता के पुत्र के पिता निकले। बहन कुमारी मायावती आखिर में केवल अपने सगे भाई की बहन निकली। लालू यादव जी कहते थे गरीब गुरबा का सरकार, आखिर में कुनबा का सरकार निकला। तो इसलिए जो आपने बात कही है उसमें, और जो मोदी जी की संकल्पना है सभी वर्गों को सम्मान, सभी को समुचित स्थान, इसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास। विकास चंद्रा शामिल हुआ, जिस तरीके से आपके नवनियुक्त मंत्री एजेंडे को रखते थे, तो उससे लगता है ऐसा था कि शायद ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि मोदी सरकार ने अब तक क्या किया, आशीर्वाद कहीं पीछे छूट रहा है। क्या सिर्फ मैसेज पहुंचाना इसका उद्देश्य था कि मोदी सरकार ने अब तक क्या किए? देखिए, सहज और स्वाभाविक है। यदि हम अपनी दूसरी सरकार के 2 वर्ष और पूरी सरकार को देखें तो 7 वर्ष हो गए हैं, तो जब भी कहीं मंत्री जाएंगे वो सरकार का हिस्सा हैं, तो उनसे अपेक्षा की जाएगी कि सरकार के क्या कार्य थे वो जनता के सामने रखें। हाँ, इस बीच में कई जगहों पर विरोध व्यक्त करने का, परेशान करने का भी कार्य किया गया। जैसे आपको ध्यान हो, महाराष्ट्र में हमारे नवनियुक्त मंत्री श्री नारायण राणे जी के साथ जिस प्रकार का बर्ताव किया गया, तो ऐसे भी कई प्रयास हुए, परंतु हम लोग तो उनमें से नहीं है ना। विरोध तो बहुत होता रहा, बहुत विरोध करते रहते हैं, मगर उसके बाद हम तो, याद है मोदी जी ने क्या बोला था कि जब उनसे पूछा गया था कि इतनी क्षमता आपको आती कहां से है, तो उन्होंने कहा मैं रोज 1-1, 2-2 किलो गालियां खाता हूं और उससे मेरे अंदर क्षमता आती है। तो हम तो उस विचार वाले हैं ना कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। बड़ी विचित्र सी बात है कि यदि उनके अनुसार अभी यह परीक्षा चल रही है और पेपर लीक के बारे में और कौन इम्तिहान दे रहा है उसके बारे में उनको बहुत पहले जानकारी है, तो इससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि इस प्रकार के प्रवृत्तियों में जो लोग संलिप्त होते हैं उन्हीं के मन में ऐसा विचार आता है। और जहां तक पारदर्शिता की बात है, हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। यानी जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो एग्जाम देते समय उनकी कोविड की वजह से पूरी सिक्योरिटी भी रहे, और इसके अलावा जो ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी ऑन दैट इश्यू और गवर्नमेंट इज फुल्ली कमिटेड। मांग तो बहुत सारी होती रहती है। 2 प्रकार की मांगे होती हैं, एक होता वाइल्ड एलिगेशन, एक होता सब्सटेंटिव एलिगेशन, यानी हवाई आरोप और तथ्यात्मक आरोप। यदि कोई तथ्यात्मक विषय होता है तो सरकार उसको गंभीरता से लेती है। नहीं, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, ये तो सेकुलरिज्म का स्थापित चेहरा है, इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। क्योंकि भारत में यदि आपसे एक बात कहूं जिसको लोग थोड़ा अटपटे ढंग से कई बार ले लेते हैं, कि भारत दुनिया का एक इकलौता देश है जो सेकुलर है मगर मजहबी कानून लागू है, और लागू ही नहीं है, अगर सर्वोच्च न्यायालय उसमें बाधा बनता है तो पार्लियामेंट में लाके पलट दिया जाता है। तो ये उसी परंपरा के लोग हैं
जिनके लिए, जो मैंने अभी बोला ना, वर्ग भेद वर्ग वैमनस्य के द्वारा अल्पसंख्यकों में खौफ पैदा करके उनका वोट पाना, हमारा उद्देश्य है विश्वास पैदा करके उनका वोट पाना। पवन जी, सर कल मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अब से आगे भाजपा के खिलाफ हम लोग प्रचार करेंगे। तो अब से पहले वो क्या कर रहे थे? मतलब वो कोलकाता चले गए थे। उत्तर प्रदेश में मैं पूरी विनम्रता के साथ कहता हूं कि 75 जिले हैं, आप 15 जिले बता दीजिए जिसमें आंदोलन चल रहा हो। तो इससे पहले भी अब बिल्कुल स्पष्ट था, वो पंजाब भी जाएंगे, कोलकाता भी चले गए थे। तो बहुत स्पष्ट है कि जो उनका आंदोलन है वो राजनीतिक अधिक है और वास्तविक कम है। एक मिनट, हिमांशु रिपब्लिक। सर कांग्रेस पार्टी, अभी आपने बात की, तमाम विचारधारा की बात की, सेक्युलरिज्म की बात की, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई लोग ऐसे हैं जो बार बार तालिबान को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं, तालिबानी सोच का समर्थन करते हैं। इरफान अंसारी हैं, कांग्रेस के एमएलए, पूर्व अध्यक्ष हैं झारखंड के, वो भी कल कह रहे थे कि अमेरिकन फोर्सेज ने वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की अफगानियों पर, इसलिए आप अफगानी जो है बहुत खुश, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज हम लोग इस विषय पर ही उत्तर देना चाहते थे, परंतु आपने कहा है तो जो मंजर टीवी चैनलों पर आप सबने देखा है और तो सोशल मीडिया पर भी जो मंजर अवेलेबल है वो क्या है, उसमें किसको कितनी खुशी है और किसको कितना कष्ट है, ये बहुत सहजता से अपनाया जा सकता है। जहां तक हम जिसकी बात करते हैं, देखिए हम तो उसकी बात करते हैं कि आजकल काबुल का बड़ा जिक्र चलता है और अभी 2 दिन पहले ही जन्माष्टमी गुजरी है। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि भगवान कृष्ण के एक बहुत बड़े भक्त कवि हुए हैं सैयद इब्राहिम रसखान, जिनके बारे में क्या कहा जाता है कि उनका जन्म काबुल में हुआ था। और काबुल में पैदा होने के बाद उन्होंने क्या लिखा, उनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना आपको ध्यान हो ना, मानुस हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। मतलब मुस्लिम हो के ये कहा पहले तो कि मेरा अगला जन्म हो, और हो तो मनुष्य के रूप में हो तो ग्वाल बालों के बीच में, पशु के रूप में हो तो नंद बाबा की गायों के बीच में। ये थी सामंजस्य की संस्कृति और वो वहां पहुंच गई। तो वो संस्कृति का झगड़ा आज तक वही चला आ रहा है। ये लोग वही हैं जिनका उद्देश्य हमेशा, जो मैंने कहा ना, वर्ग वैमनस्य और विद्वेष पैदा करना। मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ। सर यही सवाल था जिन्होंने पूछा था, झारखंड वाला जो इशू था सर, वहाँ पे जेएमएम और कांग्रेस एक साथ है। यूपी के चुनाव आते हैं तो कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती है, ब्राह्मणों से मिलने की बात करती है, हिंदू वोट बैंक को एक साथ लाने की बात करती है, सॉफ्ट हिंदुत्व का टारगेट रहता है। यहाँ पे एक स्पेसिफिकली कमरा बनाया जाता है सिर्फ नमाज के लिए। तो क्या आपको लगता है कि एक लीडरशिप में कंफ्यूजन है कि आखिरकार करना क्या है? जहाँ चुनाव वहाँ सॉफ्ट हिंदुत्व, जहाँ नहीं है वहाँ पे एक तरह से माइनॉरिटी अपीसमेंट है। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि भारत की जनता बहुत प्रबुद्ध है, बहुत विवेकशील है। जिस भक्ति का वो प्रदर्शन करते हैं, आप सबने पंचतंत्र में भगत और बगुला भगत दोनों की कहानी पढ़ी होगी। तो भारत की जनता का मानस उस नीर क्षीर विवेक में सक्षम है जो ये तय कर सकता है कि कौन भगत है और कौन बगुला भगत है। सुदेशना घोषाल, टीवी 9। इलेक्शन कमीशन ने ओडिशा और वेस्ट बंगाल की बाय इलेक्शन का डेट ऐलान किया है, क्या कहना है? देखिए, ये चुनाव आयोग का अपना सर्वाधिकार है कि वो किस आधार के ऊपर और किस तिथि में जो भी व्यवस्था की दृष्टि से वो देखते हैं, वो उपचुनाव की घोषणा करते हैं, तो उसका हम स्वागत करते हैं। एहतशाम अहमद, टीवी 18। सर प्रधानमंत्री इसी महीने अमेरिका की यात्रा पर जा सकते हैं, क्या आपको लगता है इससे दोनों देशों के बीच में संबंध और बेहतर क्या होगा? प्रधानमंत्री ने जिन जिन भी देशों की यात्रा की है विगत वर्षों में, आपने देखा होगा कि वहां से भारत के सिर्फ कूटनीतिक ही नहीं, सिर्फ आर्थिक ही नहीं, सांस्कृतिक संबंध भी प्रगाढ़ हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद विदेश नीति और कूटनीति को एक नया और व्यापक आयाम भी दिया है। अंतिम प्रश्न। सुधांशु जी, आज ही तस्वीरें आई हैं अभी कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के चीफ ISI के चीफ काबुल पहुंचे हैं एक डेलीगेशन के साथ। इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लगता है कि पाकिस्तान एक तरह से बेनकाब हो गया, पहले पर्दे के पीछे काम कर रहा था, बातचीत करने वो पहुंच गए हैं काबुल।
देखिए, इसमें तो किसी को कोई संदेह ही नहीं था कि उनका क्या रोल है, और जिस विषय में वो कुछ भी बोले, उनके तो पूर्व राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमारी गलती थी कि 80 के दशक में हमने अपनी जमीन को यूज होने दिया। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि उस मुल्क के बारे में क्या बोलना जिसके बारे में अगर कहा जाए तो हकीकत में कभी आजाद हुआ ही नहीं। सन 47 से पहले लंदन की हुकूमत उसका मुस्तकबिल तय करती थी, उसके बाद वॉशिंगटन तय करता है, अब बीजिंग तय करता है। तो जो पूरी तरीके से सजदे में रहते हैं, किसके? बीजिंग वालों के, जो अपने को ऑफिशियली नास्तिक कहते हैं यानी मुनाफिक, उसके आगे इस्लाम का परचम उठाने वाला पाकिस्तान जिस कदर नतमस्तक रहता है, तो आप समझे जा सकते हैं कि उनकी स्वतंत्रता, उनकी निष्ठा या उनका ज़मीर क्या है। तो उसके बारे में टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब नहीं, अब हो चुका। बहुत धन्यवाद। नीचे भाजपा मुख्यालय से बीजेपी की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, और इसी पर हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विक्रमजीत सिंह जुड़े हुए हैं और शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अगर देखें तो जन आशीर्वाद यात्रा काफ़ी अहम रही है कई मायनों में, और बीजेपी ने इसे बेहद सफल भी बताया है। यही जानना चाहेंगे कि जो लक्ष्य था इस यात्रा का वो किस तरह से पूरा हुआ है और किन मायनों में ये अहम रही। जी देखिए, मोदी सरकार के नवनियुक्त 39 मंत्रियों को ये पूरी यात्रा निकालनी थी, जिसमें कैबिनेट मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री शामिल रहे। और हम जानते हैं कि जब बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि तमाम मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता से फीडबैक लेंगे, तमाम कल्याणकारी योजनाओं पर बात करेंगे, और एक तय लक्ष्य रखा गया था इन यात्राओं को लेकर। और जन आशीर्वाद यात्रा में 18,000 किलोमीटर की यात्रा होनी थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा 24,000 किलोमीटर तक यात्रा की है केंद्रीय मंत्रियों ने, नवनियुक्त केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय राज्य मंत्रियों ने मोदी सरकार के। तो अपने आप में दिखाता है कि तय टारगेट से भी ज़्यादा जगह पर मंत्री गए हैं और जनता का एक भरपूर समर्थन मिला है, जिसका जिक्र सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी प्रेस वार्ता में भी किया और कहा कि किस तरह से विपक्षी दलों के ने जो एक व्यवहार किया इस यात्रा के दौरान, खासतौर पर महाराष्ट्र में और जो पश्चिम बंगाल में हुआ, उसको लेकर ये दिखाई देता है कि किस तरह से बीजेपी के मंत्रियों को अपार जन समर्थन देश भर में मिला है। तो निश्चित तौर पर अगर आंकड़ों के लिहाज से कहो तो जो टारगेट था इस जन आशीर्वाद यात्रा का, उससे भी ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा बीजेपी के मंत्रियों ने अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में तय की है। हम जानते हैं कि जिस 14 दिन की जो यात्रा 15 अगस्त से शुरू हुई थी और 28 अगस्त को ख़त्म हुई, इसमें हमने देखा कि देश भर से जो टीवी चैनलों पर जो विजुअल्स दिखाई दे रहे थे, समाचार पत्रों में जो कवरेज हो रही थी, किस तरह से बड़े और व्यापक स्तर पर ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई और जनता का एक समर्थन भी इस यात्रा को दिखाई दिया, भारी भीड़ के तौर पर, नारों के तौर पर। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि दरअसल दोतरफा संवाद के दृष्टि से ये बीजेपी की रणनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण इसलिए ये जन आशीर्वाद यात्रा रही कि तमाम जो कल्याणकारी योजनाएं हैं मोदी सरकार की, उससे जो जमीनी स्तर पर जो बदलाव आया है उसको लेकर एक फीडबैक सीधे तौर पर इन नवनियुक्त मंत्रियों ने लिया, और साथ ही साथ जनता का क्या सोचना है, आम जनमानस का इन योजनाओं के बारे में क्या सोचना है, जो बदलाव आया है उनके बारे में क्या सोचना है, और जब आगे की एक रूपरेखा तैयार की जा रही है तो उसमें जनता की राय क्या है, इन सब को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं कि बीजेपी के लिहाज से अगर देखें तो बहुत सफल रही है जन आशीर्वाद यात्रा। 39 जो नए नवनियुक्त मंत्री, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो या फिर केंद्रीय राज्य मंत्री हो, उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में यात्रा निकाली, 14 दिनों तक यात्रा चली और तय टारगेट से ज़्यादा जगहों तक ज़्यादा दूरी तय की है इस जन आशीर्वाद यात्रा ने। जी रमा। बिल्कुल, हमारे संवाददाता विक्रमजीत सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम, आपसे भी जानना चाहेंगे, बड़ी तादाद में जो नवनियुक्त मंत्री हैं वो उतरे, देश के कोने कोने में गए और विभिन्न राज्यों में जाकर लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानी सरकार की नीतियों के प्रति। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितनी आवश्यक थी ये यात्रा, और जो ये आम जन का फीडबैक है, आम लोगों की प्रतिक्रिया है, ये कितनी अहम है लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो? देखिए, बीजेपी ने जो अपनी आधिकारिक प्रेस वार्ता करी
साफ तौर पर बताया कि किस प्रकार से ये यात्रा जो है जन आशीर्वाद यात्रा कितनी सफल रही है। जेपी नड्डा ने भी इस बारे में ट्वीट किया था और बताया था कि 24,000 किलोमीटर की ये यात्रा रही है, 265 जिलों में ये यात्रा ने किया है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं पर जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो एक संदेश जाता है कि 75 साल की जब आजादी के हुए तो हम कहाँ खड़े। ऐसे में तमाम जो बातें हैं, चर्चाएं हैं, वो जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मिले। जिस प्रकार से कई ऐसे अपवाद भी हुए, नारायण राणे का जिस प्रकार से जन आशीर्वाद यात्रा में अपवाद हुआ कि वहां उनको गिरफ्तार किया गया, तो ऐसे कई अपवाद भी देखने को मिले। लेकिन जिस प्रकार से जन आशीर्वाद यात्रा रही, लोगों का पूर्ण समर्थन में, अनुराग ठाकुर की जिस प्रकार से जन आशीर्वाद यात्रा हिमाचल प्रदेश में रही, भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा रही और अन्य मंत्री जो हैं उनकी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं या कैबिनेट मिनिस्टर उनकी जन आशीर्वाद है, तो जनता का भरपूर समर्थन मिला, कार्यकर्ताओं का पूरा उसमें सहयोग रहा, लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें जन आशीर्वाद यात्रा में भाग लिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर एक संदेश देने की कोशिश थी कि जो जनता है उनका सरकार पर पूरा विश्वास है, प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा विश्वास है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर जो संदेश देने की कोशिश करी थी भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं पर भाजपा सफल होती नजर दिखती है। बिल्कुल, शैलेंद्र मिश्रा के पास जाना चाहेंगे। शैलेंद्र, आप जब जन आशीर्वाद यात्रा की सफलता और इसके उद्देश्यों की पूर्ति की बात बता रहे थे तो आपने रणनीति की भी बात कही थी। किन मायनों में किस तरह की रणनीति और किस तरह से वो भी सफल होती हुई दिखाई देती है? ये देखिए, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है रमा। पहली, किसी भी सरकार के लिए जरूरी होता है कि जनता से लगातार वो संपर्क में रहे, फीडबैक लेते रहे और शीर्ष स्तर पर ये फीडबैक लिया जाए, खुद मंत्रियों के स्तर पर ये फीडबैक लिया जाए। और साथ ही साथ जो नवनियुक्त मंत्री बनते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो जनता से ज़्यादा संवाद की शुरुआत करें, चूँकि उन्हें एक नई जिम्मेदारी मिली है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए सीधे जनता से जुड़ें। तो पहला जो ये टारगेट था, पहला जो ये लक्ष्य था कि मंत्री बनने के बाद नए मंत्री अपने क्षेत्रों में जाएं, जनता से संवाद करें, उनसे योजनाओं के बारे में बात करें, कार्यकर्ताओं से जुड़ें, जिससे उन्हें ये महसूस हो, जनता को ये महसूस हो, कार्यकर्ताओं को ये महसूस हो कि मंत्री जो बने हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आए हैं और फीडबैक ले रहे हैं कल्याणकारी योजनाओं पर। तो ये किसी सरकार के लिए ज़रूरी भी होता है और जन आशीर्वाद यात्रा ने उस एक कहें पहलू को पूरा किया है। क्या फीडबैक है योजनाओं को लेकर, चूँकि हम जानते हैं कई कल्याणकारी योजनाएं मोदी सरकार पिछले कई वर्षों से चला रही है, चाहे हम देखें कि किस तरह से उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में अब गया है। और अगर आप कवरेज देखें तो 7 साल पहले जो आंकड़ा था LPG गैस कनेक्शन का, वो अब कितना ज़्यादा बढ़ गया है, दोगुनों से ज़्यादा हो रहा है। और हम जानते हैं कि उज्ज्वला के अगले चरण की शुरुआत हुई है। तो एक तरह से महिलाओं के जीवन में धुआं मुक्त जो जीवन की और आगे बढ़ा गया, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव उज्ज्वला योजना के जरिए दिखाई दिया है। इस तरह की तमाम अन्य योजनाएं हैं, जनधन खातों के जरिए जो सीधे पैसे ट्रांसफ़र करने की बात हो। हम जानते हैं कि अनाज की जो योजना चलाई गई, जो PDS के जरिए जो सस्ते दर पर अनाज मिलता है, उसके साथ साथ हमने देखा मुफ्त अनाज देने की कोरोना के दोनों काल के दोनों जो रहे हैं पहले और दूसरे फेज में, उसमें किस तरह से मोदी सरकार ने मुफ्त अनाज दिया 5 किलो प्रति व्यक्ति, उसका कितना असर रहा है ज़मीनी स्तर पर। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं, तो उनको लेकर एक फीडबैक सीधे सरकार के उच्च स्तर पर मंत्रियों को मिला होगा, कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी है, साथ ही साथ जनता ने अपनी बात रखी है। दूसरी बात यह है पार्टी के लिहाज से, बीजेपी के लिहाज से अगर आप देखें तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, बीजेपी के कार्यकर्ता ज़्यादा सक्रिय हुए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जनता से सीधे तौर पर जुड़े हैं। जब कोई जन आशीर्वाद यात्रा होती है उसमें उनकी एक तरह से देखें एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अपने नेता का अभिवादन करते हैं, अपने नेता के साथ संवाद करते हैं, जनता की बात उन तक पहुँचाते हैं और सीधे तौर पर एक कहें कि कार्यकर्ताओं को एक जिम्मेदारी जो दी जाती है उसे आगे बढ़ाने का काम होता है। तो दो लिहाज से देखें जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी की रणनीति के लिहाज से बहुत अहम रही। और तीसरी अहम बात है जो मोदी सरकार कहती रही है कि वो हर काम स्पीड से करती है, टारगेट से आगे बढ़ती है,
तय समय से पहले पूरा करती है। इस पूरी जन आशीर्वाद यात्रा में आप देखें 18,000 किलोमीटर की जगह पर 24,000 किलोमीटर की यात्रा की गई। 39 मंत्रियों ने जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों जिलों में यात्रा की, उसमें हमने देखा कि अपार जन समर्थन मिला। तो दरअसल ये दिखाता है कि कोई कार्यक्रम जब तय किया जाता है तो उस कार्यक्रम को न केवल पूरा किया जाता है बल्कि उससे भी आगे बढ़कर कार्यक्रम के टारगेट पूरे किए जाते हैं, जो मोदी सरकार की योजनाओं की स्पीड को दिखाता है। हम जानते हैं उज्ज्वला का टारगेट तय समय से पहले पूरा कर लिया गया था। तमाम योजनाएं, चाहे सभी घर तो सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने का टारगेट हो या इस तरह की तमाम अन्य जो महत्वाकांक्षी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनमें हमने देखा कि ये पहली बार हो रहा है पिछले 7 सालों में जब कोई लक्ष्य तय होता है उस लक्ष्य को समय से पहले सरकार हासिल करती है। ये गवर्नेंस मॉडल दिखाता है सरकार का कि किस तरह से गवर्नेंस में एक व्यापक बदलाव मोदी सरकार की अगुवाई में आया है, और वही संगठन के कामों में दिख रहा है। जब हमने देखा जन आशीर्वाद यात्रा में किस तरह से न केवल यात्रा का एक दायरा बढ़ाया गया, मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए, अपार समर्थन मिला, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी विक्रमजीत कर रहे थे। चाहे वो सूचना प्रसारण मंत्री की हिमाचल में जन आशीर्वाद यात्रा हो, भूपेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री की चाहे हरियाणा में यात्रा हो, राजस्थान में यात्रा हो, उत्तर प्रदेश में हमने देखा तमाम केंद्रीय राज्य मंत्रियों की जो यात्रा वो निकाली गई। तो निश्चित तौर पर अपार जन समर्थन कैबिनेट मंत्रियों को और केंद्रीय राज्य मंत्रियों को इन जन आशीर्वाद यात्रा में मिला। तो एक तरह से पार्टी के स्तर पर, सरकार के स्तर पर एक फीडबैक भी मिलता है। तो तमाम उद्देश्यों को पूरा करती हुई ये जन आशीर्वाद यात्रा आगे बढ़ी है, जिसको बीजेपी ने प्लान किया था। हम जानते हैं कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि जिम्मेदारी है, सांसदों की जिम्मेदारी है। हम जानते हैं कि सांसदों को भी एक जिम्मेदारी दी गई है कि वो 75 साल पूरा होने के मौके पर हर गांव में जो 75 गांवों को चयन करके वहां पर 2 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करें और वो 75 घंटे गांव में बिताएं और इस पूरे कार्यक्रम की अगुवाई सांसद करें। तो बीजेपी तमाम कार्यक्रमों के जरिए जनता से जुड़ने का माध्यम एक तरह से तलाशती रहती है और उस माध्यम के जरिए जनता से सीधे संवाद करती है। चाहे वो जन आशीर्वाद यात्रा हो, बीजेपी के युवा मोर्चा ने युवा संकल्प यात्रा निकाली, सांसदों को गाँव में घंटे बिताने को कहा गया। तो बीजेपी में शीर्ष स्तर से लेकर कार्यकर्ता स्तर तक किस तरह से जनता के संवाद की प्रक्रिया को मजबूत करना है, आगे बढ़ाना है, इसके सतत और नित्य कार्यक्रम चलते रहते हैं। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक लगातार कार्यक्रम लगे रहते हैं, दौरे लगे रहते हैं। उस लिहाज से पार्टी के लिए जन आशीर्वाद यात्रा का जो फीडबैक है वो बहुत ही बढ़िया रहा है, उत्साह बढ़ाने वाला रहा। रमा, बिल्कुल। विक्रमजीत सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम, आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आपसे भी पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से शैलेंद्र ने बताया कि बेहद ज़रूरी है किसी भी सरकार के लिए जनता से एक कनेक्ट होना, जनता से सार्थक संवाद स्थापित करने में ये यात्रा कितनी सफल रही है और किस तरह से इसको जाना जाए, इसकी सफलता को जाना जाए। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए जनता से जो कनेक्ट होता है वो किस प्रकार से किया जाता है। कई ऐसे रास्ते होते हैं जिससे जनता को उससे कनेक्ट किया जा सकता है। अगर राजनीति की बात करें, अगर नेताओं के बनने की बात करें तो कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है तो इसमें जनता का भरपूर सहयोग मिला। जनता ने जो मंत्री थे उनके पास, मंत्रियों के पास गए, मंत्रियों के पास एक कार्यक्रम हुए, मंत्रियों के पास गए तो मंत्रियों के यहाँ किस प्रकार से उद्बोधन हुए, तो उद्बोधन में किस प्रकार से जो केंद्र सरकार है उसके किस प्रकार से कार्य हैं और किस प्रकार से केंद्र सरकार कार्य कर रही है और क्या वो उन्होंने कार्य की है जनता, वो तमाम ऐसी बातें हैं उसका जिक्र किया गया। तो कहीं ना कहीं पर जनता का जहाँ पर ज्ञान वर्धन हुआ है जन आशीर्वाद यात्रा से, वहीं जो है नेताओं को जो है बूस्टअप मिला। वो बूस्टअप मिला कि किस प्रकार से जनता जो है, जो लोग हैं नेताओं को आज भी पसंद कर रहे हैं, आज भी जो है पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है, जनता जो है आज भी पसंद। तो ये तमाम जो चीजें हैं, क्योंकि जिस प्रकार से यात्रा निकाली गई 265 जिलों में, तो कहीं ना कहीं पर इस तरह से ये कह सकते हैं कि यात्रा के माध्यम से कि किस प्रकार से जो सहयोग, क्योंकि मैं हिमाचल की अगर बात करूं जिस प्रकार से अपूर्व एक ऐसी यात्रा, एक ऐसा कार्यक्रम हुआ 3 बजे हुआ। तो ऐसे में जब सुबह 3 बजे कार्यक्रम हुआ तो ऐसा राजनीतिक वर्षों से राजनीतिक कार्यक्रम कवरेज कर रहा हूँ, लेकिन
होती है तो सचमुच अपने आप में अभूतपूर्व होती है। तो जनता का जिस प्रकार से जोश था अपने नेता को सुनने के लिए, जिस प्रकार से बात करने के लिए हिमाचल प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं पर वो देखने वाला था कि वो और जिस प्रकार से विषय रखा, तो कहीं कहीं बहुत ऐसे कार्यक्रम अपवाद भी हुए हैं, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में नारायण राणे का अपवाद हुआ है, तो तमाम ऐसी चीजें जो हुई, तो लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जन आशीर्वाद यात्रा एक सफल कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का रहा। बिल्कुल, एक बेहद सफल कार्यक्रम, और जनता का जो मन है वो जानने की जो कोशिश की वो बेहद सफल बताई गई, और जनता से एक सार्थक संवाद। विक्रमजीत सिंह आपका और शैलेंद्र मिश्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम प्रकरण पर प्रकाश डालने के लिए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेना चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की